हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब जैसे कि 2024 का CUET खत्म हो चुका है और अब आप लोग जो CUET 2025 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि अब 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसका सिलेबस क्या होता है। स्पेसिफिकली हम ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं, PG ज्योग्राफी के लिए। तो उसका सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या होगी, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, मैनी मैनी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो इन सब का सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि CUET है क्या, जो बिल्कुल न्यू भी हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए चलिए आज बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले CUET है क्या। एक्चुअली पहले CUCET हुआ करता था, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज थी, मेजर यूनिवर्सिटीज नहीं थी उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। पर 2022 में ऐसा डिसाइड किया UGC ने कि आपका जो है अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा आपसे, जिसमें कि मेजर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि NTA कंडक्ट कराता है। इसमें आपका UG, PG और PhD प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके लिए एडमिशन आपका होता है। ओके, तो ये 2022 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो आता है कि इसमें यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, आपको ये ऑब्वियस सी बात है कि आना चाहिए दिमाग में कि अगर हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए CUET के थ्रू एडमिशन होगा या फिर उस यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस होगा। ओके, तो इसमें जैसे कि कुछ मैं मेजर यूनिवर्सिटीज आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसमें आता है, BHU आता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी आता है, बट वो ज्योग्राफी के लिए है। आपका ज्योग्राफी ऑफर नहीं करता, कुछ 3-4 सब्जेक्ट का ही आपका CUET स्कोर वो लेता है, बाकी इसका खुद का जामिया का एंट्रेंस टेस्ट होता है। ओके, जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये भी आपका ज्योग्राफी ऑफर नहीं करी है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ये कैसे पता करूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है वो ज्योग्राफी हमें ऑफर कर रही है या नहीं। इवन सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, अगर और भी सब्जेक्ट के बच्चे देख रहे हैं हमें, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी है हमारे सब्जेक्ट का एग्जाम CUET के स्कोर से होगा या फिर वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो इसके लिए आपको CUET PG की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। लिंक इसकी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दे रखी हैं जिसे हम चेक कर सकते हैं। कोई भी, जैसे कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हमने ओपन किया, उसमें देख लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये ऑफर कर रही है या नहीं कर रही। तो जैसे कि हमारा ज्योग्राफी है, तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो है आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट यहाँ पर ये ऑफर कर रही है। उसके बाद ऐसे ही हम और भी यूनिवर्सिटीज़ में चेक कर सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में हम चाहें। जैसे कि अब ये यहाँ पर हम ओपन करके देखेंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में देखिए, आप स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ 4-5 सब्जेक्ट ही यहाँ पर है जो CUET PG के मार्क्स ले रहे हैं, इसमें ज्योग्राफी नहीं है। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है हम वो भी इसमें चेक कर सकते हैं, ऐसे ही स्क्रॉल कर। उसके बाद आता है आपका एग्जाम पैटर्न की जो हमारा एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आएंगे या फिर और अलग से क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये आपका UGC की वेबसाइट पे भी दे रखा है और NTA की वेबसाइट पे दे रखा है, और मैं भी आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो होते हैं आपके 75 क्वेश्चन आते हैं अभी तक। एक्चुअली मैं इसकी एक हिस्ट्री बता देती हूँ ब्रीफ। जब 2022 में आया था ये, तो उसमें आपके 2 पार्ट्स होते थे, पार्ट A 25 क्वेश्चंस एंड पार्ट B 75 क्वेश्चंस। जो पार्ट A होता है वो जनरल पेपर हुआ करता था, जिस पार्ट A जो होता था उसमें जनरल क्वेश्चंस आते थे 25। जो पार्ट B होता था 75 क्वेश्चन, उसमें हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता था। ओके, और फिर उसके बाद 2023 में भी वही पैटर्न फॉलो हुआ। और एक खास बात और की, जो JNU था उसने दोनों बार सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स अपने जो एडमिशन के लिए कंसीडर किए, पार्ट A को उन्होंने इग्नोर किया, और बाकी यूनिवर्सिटी ने पूरे ही आपके पेपर को लिया था। फिर उसके बाद अभी 2024 में, मतलब लास्ट ईयर, आपका पार्ट A हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्ट B रखा गया 75 क्वेश्चंस का। ओके,
और अब आने वाले टाइम में फ्यूचर में लाइक 2025 में ये क्वेश्चन 75 भी रह सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। उसकी ज़्यादा हमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आए वो सबके लिए आएंगे। प्रिपरेशन हमारी उतनी ही लगेगी जितनी 75 क्वेश्चंस के लिए लगेगी, उतनी ही 100 क्वेश्चंस के लिए लगेगी। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका सारे क्वेश्चन होता है ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से ही आते हैं। उसके बाद होते हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके कंपलसरी होते हैं। ओके, उसके बाद जो आपके एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में और रहता है कि जो हम एग्ज़ाम देने जाएंगे वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा या बायलिंगुअल होगा। तो जैसे कि इसमें कि आपका बायलिंगुअल होगा आपका, और कुछ बस लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो कि स्पेसिफाई कर रखे होते हैं वहाँ पे। उनके अलावा सारे पेपर आपके बायलिंगुअल होते हैं। ओके, इसके बाद आता है कि सिलेबस क्या है हमारा ज्योग्राफी का। और एक बात और कि जो जो ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कोड हमारा यहाँ पर HUQP08 ये है आपका। उन्होंने सिलेबस को तो ये जो यूजीसी ने हमारे जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें से हमारा जो पार्ट ए है वो फिजिकल ज्योग्राफी। अभी जो फिजिकल ज्योग्राफी को भी काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, तो जो हम एक एक करके अभी समझते हैं। ओके, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर समझा दूंगी। ओके, तो जो आपका पहला सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी का वो है जियोमॉर्फोलॉजी। उसमें आपकी कई चीज़ें आती हैं जैसे कि सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। और उसके बाद जो आपका सेक्शन 2 आता है वो है क्लाइमेटोलॉजी। एक्चुअली जो बच्चे एकदम न्यू होंगे उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से होते हैं, मेरी तरह मैं भी नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से थी। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और शुरू शुरू में ये चीज़ें समझ भी नहीं आती। बट जो लोग यूजी में ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, तो जो न्यू भी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता तो वो भी टेंशन ना लें। जब आप बुक्स देखेंगे उसमें पढ़ेंगे आप तब समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। अभी आप एक मोटा मोटा देख लीजिए कि क्या क्या सेक्शंस हैं, कौन से पार्ट में, उनके भी अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं। ओके, तो सेकेंड जो सेक्शन है क्लाइमेटोलॉजी, उसमें आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एयर मासेस एंड फ्रंट्स। ओके, और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर ही आता है। उसके बाद जो है हमारा सेक्शन 3 है ओशियनोग्राफी, जिसमें आपके सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन एंड सीज, मरीन डिपॉजिट्स। ओके, उसके बाद है सेक्शन 4 बायोज्योग्राफी। इसमें आपका आता है बायोस्फीयर, फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट्स। उसके बाद आता है आपका सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। उसे हम एक ही पार्ट मानते हैं और उसे पढ़ना भी हमें एक ही बुक से होता है। बट यूजीसी ने क्या कर रखा है, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में बांट दिया। जो उसका फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट है उन्होंने वो पार्ट ए फिजिकल ज्योग्राफी में डाल रखा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसे ह्यूमन ज्योग्राफी जो पार्ट बी है उसमें डाल रखा है। तो वो मैं आगे और बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं, अभी आप बस समझ लीजिए। ओके, तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपका आता है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें मतलब आपको ये पढ़ना होता है कि जैसे इंडिया है, आपको भी पता है कि कहीं पर उसमें जैसे कि नॉर्थ में हिमालयन रेंजेस है, साउथ में दक्कन भी हैं, तो ये सब जो है इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज कहा जाता है। तो ये भी हमें इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद इंडिया का क्लाइमेट और इंडिया का मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। उसके बाद आता है आपका पार्ट बी ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें आपका जो सेक्शन 5 है, ये सेक्शंस उसके अकॉर्डिंग ही चल के आ रहे हैं, इसका सेक्शन 1 हुआ बट उसमें कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद मतलब इसमें एक जो सेक्शन है पहला वो है ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। उसमें आपका आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो ज्योग्राफर्स तो बहुत सारे हैं, आप इसके बाद अमेरिकन, फ्रेंच, बहुत सारे हैं, बट इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज और इंडियन स्कॉलर्स का नाम लिखा हुआ है। तो जब हम भी तैयारी करेंगे तो हमें अपना मेजर फोकस इन्हीं ज्योग्राफर्स के कंट्रीब्यूशन पे ही देना है। बाकी सब चीज, बाकी सारे जो ज्योग्राफर्स है उनका ऊपर ऊपर से ऐसे पढ़ लेना है। ओके,
उसके बाद आता है डुअलिज्म इन जोग्राफिक स्टडीज, लाइक फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव ज्योग्राफी। सारे टर्म्स आपको जो है सुनने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहे होंगे, बट बहुत ईजी है। जब आप चीज़ें समझोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लगेंगे आपको। ओके, उसके बाद है आपका सेक्शन 7 पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसमें कि आपका डिवीजन ऑफ मैनकाइंड आता है, मतलब इसमें रेसेस वगैरह आपकी आती है, लैंग्वेज वगैरह। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन, इलेक्टोरल ज्योग्राफी। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है। इसमें आपका आता है नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट सेक्शन, वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। इसमें आपके जो सेक्टर्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब आता है। और इसके बाद एग्रीकल्चर आएगा, इसमें माइनिंग इकोनॉमी भी आएगी, फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन। इसमें आपकी थ्योरीज वगैरह आती हैं कुछ, यू विल नो जब आप तैयारी करोगे। और नेचर एंड ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, ये भी आजकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से भी थोड़ा, मतलब ये चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं शायद तैयारी करते हुए, बट इन सब चीज़ों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो आपका आता है सेक्शन, इसमें आता है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये इंडियन ज्योग्राफी ऑल ओवर का पार्ट है। तो इसमें जो आपका आता है कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया आएगा, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया आएगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज एंड पाइपलाइंस, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। इसके बाद जो आपका पार्ट सी है वो है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। उसमें आपका जो सेक्शन है पहला वो है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंस, जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस, मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ जैसे कि हैशर, शेडिंग, कॉन्टूर्स, मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डेटा। उसके बाद आपका जो सेक्शन आता है वो है सर्वेइंग टेक्निक्स, जिसमें आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, चेन एंड टेप सर्वे, जो कि अभी ये जो है पहले काफी नहीं पूछा जाता था, अब ये चेन एंड टेप सर्वे है जो 2 साल से पिछले काफी ज्यादा ट्रेंड में है। देखा जाए तो सीयूईटी पूछती है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछती है, 2 भी पूछे हैं समटाइम्स। इसके बाद जो आपका आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आता है, जिसमें आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है। और इसके बाद आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस आता है, जिसमें रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल्स, फिर आता है आपका कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ जीआईएस, और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब ये जो आपका जीएनएसएस है, जो कि जीपीएस के नाम से हम जनरली इसे समझते हैं, जीपीएस ही मानते हैं, बट वो। उसके बाद आता है कि बुक्स हम कौन सी पढ़ें जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा बल्कि भी ना, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी ना हो जाए कि हम ये बुक भी पढ़ लें वो बुक पढ़ लें। एक जो बुक होनी चाहिए आपके, जिनको पढ़ के आप सीयूईटी क्लियर कर सकें एक्स्ट्रा बर्डन लिए बिना। तो उसके लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो सबसे पहले है, उसके लिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटीज आपको पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे आपका भले ही हम यूजी में पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, लेकिन जो हमारा है ना कॉन्सेप्ट, तो एनसीईआरटी में आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी अकॉर्डिंग टू कि जो बच्चे हैं उनकी कैटेगरी क्या है। कुछ बच्चे हैं जो कि यूजी में जिनके पास ज्योग्राफी नहीं था, वो तो 6th से आपकी एनसीईआरटी पढ़े 12th तक। और उसके बाद जो बच्चे आते जिनके पास था यूजी में जो ज्योग्राफी था उन लोगों का, बट उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, बट हाँ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, वो लोग आपका 9th से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह ठीक है, समझ में आते हैं, तो वो एक बार 11th और 12th की एनसीईआरटीज को ज़रूर पढ़े और
हो सके तो एक दो बार पढ़ लें आपकी जो एडवांस बुक है उनको फॉलो करने से पहले। और इसमें भी आपकी एक चीज़ और है कि 12th में आपकी सबको पता नहीं सबको पता है या नहीं पता, आई डोंट हैव दैट आइडिया। मुझे भी लगता था कि बस जो 11th और 12th की दो दो एनसीईआरटीज़ हैं, बट जो प्रैक्टिकल जो आपकी एनसीईआरटीज़ है 11th और 12th की वो आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है आपको बहुत डाइवर्स होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी और समझ में भी नहीं आता है आपको। तो आप जब 11th और 12th की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद होगी और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वहीं से क्लियर होंगे। ओके, तो फिजिकल ज्योग्राफी के आपके हम कोई जीसी लियोंग पढ़ता है जिसको बिल्कुल भी बेसिक से चीज़ें समझ नहीं आती है, मैंने भी पढ़ी थी, तो वो पढ़ सकता है अगर पढ़ना चाहे। बट जो अल्टीमेट आपकी जो बुक है आपको जो फॉलो करनी है वो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। ये देखा जो जाए तो ये बाइबल, गीता, कुरान सब चीज़ें सब है आप लोगों के लिए, इसे यूपीएससी वाले भी फॉलो करते हैं। तो आपको ये फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह पढ़नी ही पढ़नी है, इसको स्किप करने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पूरा पार्ट ए है, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया छोड़ के पूरा का पूरा इस बुक से कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए हमें उसमें भी आपको पता है एक ज्योग्राफिकल थॉट आपका पार्ट अलग है, सेक्शन है उसमें, और एक ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें काफ़ी सारे पार्ट है। ओके, तो जो आपका जो ज्योग्राफिकल थॉट है उसके लिए आप इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट की बुक फॉलो कर सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती है ये बुक। तो अगर आपको कहीं और से मिलता है जहाँ पे आपको इसकी क्रिस्प नोट्स वगैरह मिल जाए पढ़ने के लिए, एक बार इसे जस्ट एक रीडिंग ले लीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बट इसे बार बार पढ़ना आई थिंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कहीं से मिल जाए बने बनाए नोट्स, या फिर कहीं से आप किसी की सीरीज कोई टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, बट इसे आपको फॉलो करना है ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन के बाद। आपको पहले ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन पढ़नी है, बट इसमें कुछ थ्योरीज वगैरह की कमी है जो कि आपके सिलेबस में दी गई है, तो उसको आप मॉडल्स इन ज्योग्राफी जो आपकी ये बुक है उसमें से कवर कर सकते हैं। उसको भी जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत सेलेक्टिव होके पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इसके लिए जो है आपकी एक माजिद हुसैन की जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक है, और एक आपकी है इंडिया की एक कॉम्प्रेसिव जो है आपकी इंडिया की डीआर खुल्लर की बुक। ओके, तो इसमें अगर मैंने दोनों बुक इसमें से पढ़ी हैं तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मुझे खुल्लर वाली बुक ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जो माजिद हुसैन की बुक है उसमें थोड़ी बहुत मुझे कमी लगी और जो फैक्ट एंड डेटा वो अपडेटेड नहीं है। बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि माजिद हुसैन थोड़ी सी कंपैरेटिवली पतली है खुल्लर से, बट उतनी पतली नहीं है। बुक पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी 5-6 महीने बचे हैं आपकी प्रिपरेशन की, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने ये पढ़ी है थोड़ी बहुत पहले तब आप इसे कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप पढ़ सकते हैं बाद में भी। बहुत अच्छी बुक है, उसे सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। एक बुक मैंने यहाँ पर और मेंशन नहीं करी है, आप पेरियार पब्लिकेशन की एक बुक है, वो छोटी सी है, पढ़ सकते हैं अगर आपको बहुत कम टाइम है आपके पास, आपसे नहीं हो पा रहा। बट मैं उसको अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप वो पढ़े, मैं यही रिकमेंड करूंगी। उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए एक्चुअली मैंने जब पढ़ा था तो मैंने मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ किया था, लाइक गूगल का, यूट्यूब का। मैंने बुक कोई नहीं पढ़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि जैसे कि एक बुक है जो कि सब पढ़ते हैं, सब नहीं मतलब मैक्सिमम लोगों ने मुझे भी रिकमेंड की, आशीष सरकार की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक। बट इसमें भी आपको थोड़ी लैंग्वेज समझनी आएगी और सब कुछ इसमें कवर नहीं है। ओके, तो बट ये है कि जो आपका जो ये चेन टेप सर्वे वगैरह, प्लेन टेबल सर्वे और चेन टेप सर्वे वगैरह वो इसमें आपको मिल जाएगा, बट ये सफिशिएंट नहीं है बुक, मेरे अकॉर्डिंग ये बुक अकेली सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद आते हैं आपकी स्ट्रैटेजी। अब जो हमारे पास बचे हुए 5-6 महीने हैं उसको हम यूटिलाइज कैसे करें, कैसे हम प्लान करें कि हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए, कुछ भी ना छूटे और हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो इसको मैंने आपके 3 फेजेस में डिवाइड किया है। आपका जो पहला फेज है वो आपका ऑब्वियसली सितंबर का मिड हो चुका है, एक्चुअली मिड दिसंबर, तो जिसमें आपके 3 महीने अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे आपको। तो इसमें आपको ना पहली रीडिंग कर लेनी चाहिए, अच्छे से रीडिंग कर लेनी चाहिए पहली बुक्स की, और 3 महीने आई गेस बहुत होते हैं सारा कुछ पढ़ने के लिए अगर आप डेडिकेटली रोज के 4-5 घंटे दे रहे हैं, और वो 4-5 घंटे सिर्फ नाम के नहीं, उसमें आप उतना पढ़ भी रहे हैं।
ठीक है। अगर आप इतना टाइम दे देते हैं तो आप इतना बुक पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट इस टाइम पे ज़्यादा नोट्स पे फोकस मत करिए, बट थोड़ा बहुत बनाइए जिसमें आप बना सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर नोट्स बनाना बहुत कम्बरसम हो जाएगा, आप सारी चीज़ एक साथ नहीं कर पाएंगे। और PYQ इस फेज में आप सॉल्व ना करें तब भी चलेगा, करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हाँ PYQs थोड़ा देखिए कि क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस फेज में PYQ सॉल्व करना। उसके बाद हमारा जो फेज 2 आता है वो मिड दिसंबर से आपका मिड फरवरी रहता है, अप्रोक्स आपका 2 मंथ उसमें मिलेगा। इसमें आपकी जो है नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करिए साथ में, और PYQ आप 1-2 PYQ एक वीक में सॉल्व कर सकते हैं, उतना भी ज़्यादा हेक्टिक मत करिएगा इस टाइम पे, क्योंकि नोट्स भी बनाएंगे आप, लेकिन PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके। उसके बाद आता है आपका फेज 3, उसमें आपका जो है मिड फैब से आपका मिड मार्च, मतलब आपको वही 1 महीने से भी कम करीब मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, नोट्स पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करना है, और एनालाइज भी करना है साथ में। सिर्फ आप अभी जैसे सेकंड फेज है उसमें भी और थर्ड फेज है आपका उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सॉल्व नहीं करना पेपर, वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। उसे सॉल्व करने के बाद पेपर को एनालाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिनको मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं आपको 3 मंत्रास बताऊंगी कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है सिलेबस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा होता है PYQ सॉल्व करना, और तीसरा होता है उस पेपर को एनालाइज करना। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। और एक बात और कि मैंने सिलेबस में यहाँ पे आपको सिर्फ ओवर दिया है, इसका डिटेल्ड डिस्कशन आप लोग अगर चाहते हैं तो हम फर्दर वीडियो में उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे, बट अभी यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और सब चीज़ें आपकी कवर भी हो जाए, आपको स्ट्रैटेजी, सिलेबस, पैटर्न सब पता लग जाए, इस वजह से यहाँ पर हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। ठीक है। उसके बाद अब आता है कि अब कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है कि टेस्ट सीरीज हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि इट्स लाइक कि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेते तब भी आपका चल जाता है काम, आप पढ़ सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी नोट्स वगैरह बनाना इस फेज में एंड में बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है। पढ़ने के साथ नोट्स बनाना, गाइडेंस आपको अच्छी तरीके से ना मिले तो आपको इधर उधर भागना, चीज़ें देखना, तो यहाँ पर इट वर्क्स लाइक चेरी ऑन द टॉप ऑफ अ केक। तो अगर आप ले लेते हैं किसी के भी टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो आपको ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मेरी टेस्ट सीरीज लीजिए, किसी और का भी टेस्ट सीरीज लीजिए जो कि पूरा टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम हो, क्योंकि उसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके टेस्ट आ जाते हैं, मॉक टेस्ट, बस जो मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। तो अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज और मॉक एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम परचेज करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें कुछ पॉइंट होने चाहिए। सीरीज और मेंटोरशिप प्रोग्राम आपकी हेल्प कैसे करता है, तो आपको जो है कंप्लीट रोड मैप मिल जाता है एग्जाम का। जब आप कोई प्रोग्राम परचेज करते हैं, आपको जो एक्सपीरियंस मेंटोर से जो है आपको गाइडेंस मिलता है, आपको खुद भागने की इधर उधर ज़रूरत नहीं होती है, इधर उधर चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आती है आपकी जो एग्ज़ाम, जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आप जब उसमें एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आपको पैटर्न समझ में आता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे टैकल करना है उन सब चीज़ों को, तो आप बहुत अच्छे से CUET का पैटर्न समझ पाएंगे। उसके बाद होता है कि जो उसमें आपको क्या होता है ना, जो CUET का लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, और एक्सप्लेनेशन शीट्स भी मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड प्रीवियसली। उसके बाद आपका आता है, उसमें आपको वो लोग सिलेबस वगैरह, आपको बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करते हो, मतलब आपको ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसके बाद। तो और इसके बाद है आपका शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं उसमें, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में भी आपको मिल जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है, जैसे कि कुछ डेटा फैक्ट्स और ये सब चीज़ें होती है ना, आपको बुक्स वगैरह पढ़ के नहीं मिलेंगे। PYQ सॉल्व करोगे, खुद इकट्ठा करोगे, समझोगे क्या चीज़ आता है, तो टेस्ट सीरीज में आपको ये हेल्प मिलती है कि वो लोग आपको सब चीज़ें देते हो, एक जगह पे प्रोवाइड करते हो। तो आपको कोई भी प्रोग्राम परचेज करने से पहले ये सब चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है, आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और अगर आप चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर
कर चुकी हूँ, जिसमें हमने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया है अपने प्रोग्राम के बारे में। आपको हर चीज़ का, ब्रोशर का भी लिंक और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस 399 था, जो कि आपको 50% डिस्काउंट के साथ 1999 रुपीज़ में मिल रहा है। तो रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन का काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बूस्ट अप करिए। हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ऑल दी बेस्ट फॉर द CUET 2025 एंड आगे भी मैं और आपकी और भी वीडियोस के साथ आपकी हेल्प करती रहूँगी।